हेलो बच्चों, माई सेल्फ संदीप सर। अपन क्लास 12th BST फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस सेकंड वीडियो में अपन वर्किंग कैपिटल के बारे में समझेंगे। वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट, कौन से फैक्टर्स यानी कौन सी चीजें हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है, यानी किन बातों पे डिपेंड करता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम है। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन। बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दो माइंडसेट क्रिएट करने। फर्स्ट, ये देखना कि आपके बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस कितने होते हैं। बिजनेस के जो रनिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जैसे जगह का रेंट, स्टाफ की सैलरी, बिजली के बिल, नल का बिल, इनका लेवल क्या है, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल को दो तरीके से पढ़ा जाता है। फर्स्ट, डे टू डे एक्सपेंसेस कितने, और सेकंड, आपके करंट एसेट्स का लेवल क्या होना चाहिए, यानी आपका कैश कितना होना चाहिए, आपको दुकान में गल्ले में कितना कैश मंथली बेसिस पे रखना है, आपकी दुकान में कितना स्टॉक होना चाहिए, दुकान हमेशा माल से भरी रहे या कम स्टॉक में भी काम चल जाएगा, और आपके ट्रेड रिसीवेबल यानी आपके डेटर्स और बिल रिसीवेबल का अमाउंट क्या है। मैं समझाऊंगा अभी, है ना। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है C²S² पगली नॉब। इसमें टोटल अप्रॉक्स 12 पॉइंट है, 12 हेडलाइंस है। उसकी ट्रिक है C²S² पगली नॉब। बोलो, C²S² पगली नॉब। इन फीचर्स को, इन पॉइंट्स को अपन अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन किस बेसिस पे? इन दो बेसिस पे। अपने को क्या देखना, एक बार रिपीट करता हूं। वर्किंग कैपिटल मतलब फर्स्ट पॉइंट, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस का लेवल क्या है, रोज के खर्चे ज्यादा है या कम है, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रनिंग एक्सपेंस का लेवल क्या है। और सेकंड, अपने बिजनेस में अमाउंट ऑफ कैश और स्टॉक, दुकान में जमा हुआ माल, और ट्रेड रिसीवेबल का लेवल क्या है। ठीक है, 1 2 3 4, इनमें से कोई ना कोई चीज दिमाग में रखकर अपन डिसाइड करेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम। चलो टॉपिक स्टार्ट करें। पहला पॉइंट है क्रेडिट रिसीव्ड। ध्यान से सुनना, पहले इधर देखना। पॉइंट है क्रेडिट रिसीव्ड। अगर आपको अपने सप्लायर यानी जिनसे भी आप गुड्स बाय करते हैं, अगर वो सप्लायर आपको उधार में माल दे रहा है, वो कह रहा है आप क्रेडिट में ले लो, तो भाई इसका मतलब आपकी खुद की कैश रिक्वायरमेंट क्या हो गई? कम। आपको हर समय इतना कैश नहीं रखना, क्योंकि आपको वो उधार में माल बेचने को तैयार है। अगर आपकी कैश की रिक्वायरमेंट कम, यानी आप लिखोगे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम। वर्किंग कैपिटल का पॉइंट मैंने भी बताया था ना, कैसे पकड़ेंगे? या तो डे टू डे एक्सपेंसेस से कनेक्ट करूंगा मैं पॉइंट को, या लेवल ऑफ कैश, या लेवल ऑफ स्टॉक यानी इन्वेंट्री, या फिर लेवल ऑफ टीआर। इधर मुझे कैश इजी लगा तो मैंने आंसर बना दिया। देखो पढ़ाऊं, इफ योर सप्लायर्स आर रेडी टू सेल गुड्स टू यू ऑन क्रेडिट। आपका सप्लायर आपको उधार में बेच रहा है, तो आपको गल्ले में कैश की नीड ही नहीं है, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। सेकेंड पॉइंट, क्रेडिट अलाउड। उल्टा, अगर आप अपने कस्टमर्स को उधार में माल बेच देते हो, यू आर रेडी टू सेल गुड्स टू पीपल ऑन क्रेडिट, कि ले जाओ उधार में, तो भाई आपकी खुद की गल्ले में कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई, क्योंकि आप उधार में बेच रहे हो, तो आपको गल्ले में कैश चाहिए कैसे भी करके। डे टू डे एक्सपेंसेस तो पे करोगे ना, बिजली का बिल, नल का बिल, रेंट, सैलरी, उसके लिए आपको पैसा चाहिए हर समय गल्ले में, क्योंकि आप तो दुनिया को उधार में बेच रहे हो। पैसा तो इतनी जल्दी आ नहीं रहा, पैसा तो अटक गया टीआर में, तो आपकी कैश रिक्वायरमेंट बढ़ गई, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। और इसका वाइस वर्सा आप लिखना, मैं चलाकर बल्कि नहीं बना रहा नोट्स को। इसका वाइस वर्सा क्या है कि अगर आप बेचते ही सिर्फ कैश में हो, यानी आपने तो ये रूल बना लिया कि हम तो सिर्फ कैश में सेल करेंगे। आप तो क्या रूल बनाया बेटा कि अपन तो सिर्फ कैश में ही माल बेचेंगे, तो मस्त रहो। तो फिर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? कम, क्योंकि आपके गल्ले में पैसा है। आपको खुद को वर्किंग कैपिटल अरेंज नहीं करना, पैसा आ जाता है। लाइक डीमार्ट, इसमें कौन सा एग्जांपल आ गया? जैसे डीमार्ट वाले, ये किसी को उधार में नहीं बेचते, ये तो कैश में बेचेंगे,
तो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस अकॉर्डिंग क्या रह जाती है, कम। मतलब डीमार्ट एक एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो हमेशा कैश में ही बेचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इजी है बहुत। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका काम स्मॉल स्केल का है, आपकी एक छोटी सी दुकान है, तो आपका कैश रिक्वायरमेंट कम है, आपकी दुकान में स्टॉक भी कम है, यानी आपके डे टू डे खर्चे भी कम है। तो सब बातें एक ही तो हो गई। इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है। और अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल का है तो आप लिख देना इसका वाइस वर्सा, बिल्कुल उल्टा। भाई कैश भी ज्यादा चाहिए, दुकान में माल भी बहुत चाहिए, और डे टू डे के खर्चे भी बहुत ज्यादा है। यानी लार्ज स्केल बिजनेसमैन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा। आप चाहो टॉपिक बाय टॉपिक स्क्रीनशॉट्स ले लेना, है ना, खुद के नोट्स बनाना फिर। नेक्स्ट, सीजनल फैक्टर। और एक बार ट्रिक तो रिवाइज करा दूं। ट्रिक थी सी स्क्वायर एस स्क्वायर, पगली नॉब। सी स्क्वायर हो गया, ये देखो दिखाऊं, ये रहा सी स्क्वायर। अब चल रहा है एस, ये रहा दूसरा एस, एस स्क्वायर। फिर आ जाएगा पी ए, ऐसे चलेगा ये, है ना, सी स्क्वायर एस स्क्वायर, पगली नॉब। सीजनल फैक्टर, देखो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका डल सीजन और पीक सीजन दोनों आता है। जैसे एग्जाम्पल, अपन अगर आइसक्रीम का काम करते हैं तो अपने लिए आइसक्रीम में समर क्या है बेटा, समर अपना पीक सीजन है। गर्मियां आइसक्रीम वालों के लिए पीक सीजन होता है। इस समय इनकी कैश रिक्वायरमेंट्स, इनकी दुकान का स्टॉक, दुकान में खूब माल जमा करके रखेंगे, खूब स्टॉक रखेंगे आइसक्रीम का, और इनके डे टू डे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गल्ले में कैश भी चाहिए, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए भाई पैसा चाहिए गल्ले में। डे टू डे के खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे हम स्टाफ एक्स्ट्रा हायर करते हैं, हम वेयर हाउस यानी कोई गोदाम किराए पे ले लेते हैं, तो हमारे रेंट का खर्चा बढ़ जाता है। तो ये खर्चे हमारे पीक सीजन में ज्यादा होते हैं। यानी सीधी बात, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पीक सीजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हमारा डल सीजन है, रिवर्स हो गया। डल सीजन में हम स्टॉक क्या करेंगे, कम कर देंगे। हमारे स्टाफ वगैरह की सैलरी वगैरह भी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को हम रिमूव कर देंगे कि भाई अभी तुम्हारी नीड ही नहीं है, हमारा डल सीजन है। जैसे शादी ब्याह का काम होता है, मैरिजेस वगैरह का, इनका भी एक पीक सीजन आता है और डल सीजन आता है। पतंगों का काम होता है, पटाखों का काम होता है, दिवाली के वक्त पीक सीजन है, नहीं तो डल सीजन है। तो पीक सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, डल सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। अब अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना बहुत इजी लैंग्वेज में। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कितनी जल्दी रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हुआ। नाम ही प्रोडक्शन साइकिल है, टाइम टेकन टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। देखो जितने भी ये फूड वेंडर्स होते हैं ना, फूड, पताशी वाला, भेलपुरी वाला, सैंडविच बनाता है, जो पिज्जा बनाता है, बर्गर बनाता है, इनकी प्रोडक्शन साइकिल फास्ट होती है। ये बहुत जल्दी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कम, क्योंकि ये बहुत जल्दी, ये तो आया रॉ मटेरियल जैसे पताशी वाला, अरे विद इन 1 मिनट आपको पताशी खिला देगा और 10 या 20 रुपए ले लेगा। तो इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। क्यों? क्योंकि इसके पास कैश काफी ज्यादा है, जल्दी कैश आ जाता है, जल्दी माल बेच के पैसे रिकवर कर लिए। इसके अगेंस्ट प्रोडक्शन साइकिल कई लोगों की बहुत स्लो होती है, यानी उन लोगों को बहुत टाइम लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे वो लोग जो आपके लिए फर्नीचर बनाते हैं, यानी मान लो डाइनिंग टेबल बनाते हैं, तो ये लोग कस्टमाइज्ड काम करते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को कैटलॉग दिखाएंगे और बोलेंगे भाई डिजाइन पसंद कर लो। अब इनको डाइनिंग टेबल तैयार करने में 15 दिन लग गए, तो 15 दिन तक इनको खुद को गलने में पैसे की व्यवस्था करनी है, इंतजाम करना है। कस्टमर तो बाद में ही पैसे देगा ना, जिस दिन आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करके उसको डाइनिंग टेबल डिलीवर करोगे। तो इनकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत स्लो है। इन्हें प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो इन लोगों की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा। पताशी वालों की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, कम। बर्गर, पिज्जा, जो भी खाने पीने के काम में इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। वापस बोलूं, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेच देते हैं। बदले में ये लोग ऐसे होते हैं कुछ जिनको बहुत टाइम लगता है, तो फिर इतने टाइम में 15 दिन, जैसे 15 दिन लग गए ऑर्डर तैयार करने में, तो 15 दिन तक वर्किंग कैपिटल अरेंज आपको करना है। आपकी वर्किंग कैपिटल की जो नीड है वो बहुत ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपन पढ़ रहे हैं सी स्क्वायर
एस स्क्वायर, खत्म हो गया ये। अब पढ़ रहे पगली, पगली में पी हो गया, अब ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो हर आदमी को रॉ मटेरियल चाहिए ताकि वो उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करे। अगर आपका जो सप्लायर है ना रॉ मटेरियल का, जिससे भी आप रॉ मटेरियल मंगाते हो, अगर वो बहुत जोरदार आदमी है, आपने फोन करा, घंटे 2 घंटे में रॉ मटेरियल आ गया, बहुत फास्ट आ गया, ऑन टाइम आ गया, बोलते ही आ गया, तो फिर आपको खुद को दुकान में स्टॉक मेंटेन नहीं करना। आपकी दुकान में या गोदाम में अलमारियां भर भर के माल नहीं पड़ा, क्योंकि आप सप्लायर पे भरोसा कर रहे हो। देखो टाइम टेकन टू डिलीवर रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड लीड टाइम, इसको बोलते हैं लीड टाइम। कितना समय लेता है आपका सप्लायर। आज मैंने फोन करा, अभी मान लो इसी वक्त 2 घंटे में ऑर्डर आ गया, तो भाई मेरी जो स्टॉक रिक्वायरमेंट है वो कम है, मैं इतना पैसा स्टॉक में नहीं लगा के रखूंगा, मेरे अलमारियां भरी हुई नहीं होगी स्टॉक से, क्योंकि मेरे बंदे का लीड टाइम क्या है, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी उसने माल सप्लाई कर दिया। तो मैं मेरा मेहनत का पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, उतना ही स्टॉक रखूंगा जितना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे फोन करते ही तू माल ला देगा। तो अगर स्टॉक लीड टाइम फास्ट है, जल्दी रॉ मटेरियल आ जाता है, तो मैंने स्टॉक में पैसा कम लगा रखा है, यानी मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। लेकिन अगर मेरा सप्लायर सुस्त है, बहुत स्लो आदमी है, मैं उसको आज बोल रहा हूं ऑर्डर दे दे, और वो मुझे 2-2 3-3 दिन बाद रॉ मटेरियल लाके दे रहा है, तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने बहुत पैसा लगा रखा है फिर स्टॉक में। मैंने बोल तो दिया उसको कि मुझे माल चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि मेरी दुकान पे या गोदाम में ऑलरेडी बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। मैं एडवांस में स्टॉक जमा करके रखता हूं, क्योंकि मैं आई कैन नॉट रिलाई ऑन दैट पर्सन। तो मेरा पैसा अटक गया स्टॉक में, यानी मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज लिंक्ड विथ लीड टाइम। लीड टाइम मतलब कितना समय लगा उस सप्लायर को मुझे रॉ मटेरियल देने में। जल्दी देगा तो मैं खुद की दुकान में स्टॉक कम रखूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की कम होगी। धीरे धीरे माल लाके देगा, इरिटेट कर देगा, 2-2 3-3 दिन लगा देगा, तो मैं स्टॉक में बहुत पैसा लगा के रखूंगा, यानी मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। टॉपिक चल रहा है सी स्क्वायर एस स्क्वायर पगली नॉब। जी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ये बहुत इजी है। अगर मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे और ब्रांचेस खोलनी है, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, सिंपल। इफ यू वांट टू ओपन न्यू ब्रांचेस, यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, इफ यू वांट टू डू दिस, तो आपकी कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। आपकी ब्रांचेस खुल गई ना भाई, आप स्टॉक भी ज्यादा लेंगे, आपके ट्रेड रिसीवेबल भी ज्यादा हो सकते हैं, डेटर्स भी खूब बन सकते हैं, आपके खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे। यानी अगर आपको एक्सपैंड होना है तो इन शॉर्ट में बोलूं, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। और अगर आपको लाइफ में एक्सपैंड ही नहीं करना, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। एल, लेवल ऑफ कंपटीशन, ध्यान से सुनना ये वाला। अगर आप एक ऐसे एरिया में काम करते हो जहां पे बहुत कंपटीशन है और भी बहुत सारे दुकानदार हैं जो आपका जैसा काम करते हैं, खूब सारी दुकानें हैं कंपटीशन में, तो फिर आप दुकान में बहुत स्टॉक जमा करके रखेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, मतलब कस्टमर आए और वो बोले कि यार ये सामान तो आपके है ही नहीं, तो वो टूट जाएगा, वो किसी और के चला जाएगा। तो कस्टमर को बांध के रखने के लिए आप दुकान में बहुत स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, और आपके टीआर भी बन जाएंगे लोग, यानी आपके डेटर्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं चाहते हुए भी बहुत माल उधार में बेचना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपका पैसा अटक गया, किसमें? स्टॉक में अटक गया और टीआर में अटक गया कंपटीशन के कारण, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं चाहते हुए भी बढ़ गई। एक और बार, लेवल ऑफ कंपटीशन हाई, यानी अगर आपका जैसा काम करने वाले बहुत सारे लोग बाजार में अवेलेबल है, तो आप ग्राहक को बांधने के लिए कि कस्टमर आप ही के पास आए, आपकी दुकान में बहुत स्टॉक रखोगे, और व्यवहार बनाने के लिए, रिलेशंस मेंटेन करने के लिए आप उन्हें उधार में भी बेच दोगे। लेकिन इससे आप फंस गए, आपका बहुत पैसा अटक गया स्टॉक में और उधारी में। तो आपको खुद को डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हर समय मनी की नीड रहेगी, तो आपको कैसे भी करके वर्किंग कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। अब इसके अगेंस्ट आपकी मोनोपोली हो, यानी आप अकेले हैं उस एरिया में, आपका कंपटीशन लेवल बहुत कम है, 1-2 दुकानें हैं, या फिर आप अकेले ही हैं उस एरिया में और कोई दुकान ही नहीं है, तो रिवर्स,
आप दुकान में जरूरी नहीं है फिर इतना स्टॉक रखें, लिमिटेड स्टॉक रखेंगे और आपकी मर्जी है, आप लोगों को उधार में बेचे ही नहीं, बोले मैं तो सिर्फ कैश में बेचूंगा, मैं तो नहीं बेच रहा उधार में, तो आपका टीआर का लेवल कम हो गया, आपका पैसा अटका नहीं स्टॉक में या टीआर में, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम। क्योंकि आप अकेले हैं तो आपने कंडीशन भी तो रख दी, बेचूंगा तो कैश में ही बेचूंगा, क्योंकि बंदा किसी और के पास तो खरीदने जा ही नहीं सकता ना, दुकानें ही नहीं है ना। नेक्स्ट आई, अपन पगली पढ़ रहे हैं, PAGLI, आई, इन्फ्लेशन। अगर अभी मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, तो इसका मतलब आपका रेंट, आपकी सैलरी, आपके बिजली वगैरह के बिल, इन्फ्लेशन है ना, सब बहुत महंगा पड़ रहा है। इनफैक्ट आप जो रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं सब कुछ ही बहुत एक्सपेंसिव है। अगर इन सब की रेट्स अभी बाजार में बहुत ज्यादा है तो सिंपल है इसका आंसर, तो आपकी खुद की भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ये सबसे सिंपल पॉइंट है इन्फ्लेशन, कि अगर किराया ज्यादा लग रहा है, स्टाफ सैलरी ज्यादा मांग रहा है, रॉ मटेरियल घर में महंगा पड़ रहा है, बिजली के बिल, नल के बिल की रेट बढ़ गई, तो सिंपल आपकी भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी बिजनेस को डे टू डे मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, पैसा ज्यादा लगेगा बिजनेस को चलाने में। पगली हो गया। अब अपन लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लास्ट 3 रह गए। NOB, नॉब। N स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप ट्रेडर हैं, ये अपन पहले पढ़ भी चुके हैं पॉइंट फिक्स कैपिटल में, अब ये वर्किंग कैपिटल में भी आ गया। अगर आप ट्रेडर हैं तो इसका मतलब आप बना बनाया माल किसी से लाते हो, 10-20% प्रॉफिट लगा के उसे बेच देते हो। तो जो ट्रेडर है उसकी डेली कैश रिक्वायरमेंट, स्टॉक रिक्वायरमेंट, डे टू डे के खर्चे इन कंपैरिजन टू अ मैन्युफैक्चरर कम होते हैं, यानी उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है इसकी कैश रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसका रेंट, इसके लेबर की सैलरी, इसके बिल्स वगैरह, गोदाम के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं मैन्युफैक्चरर के, यानी मैन्युफैक्चरर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत सिंपल पॉइंट है ये, ट्रेडर की रिक्वायरमेंट कम है और मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इन सब में सबसे अच्छा पॉइंट यही मानता हूं मैं। पॉइंट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसको 3 तरीके से आंसर देकर आना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल यानी काम करने का तरीका, एफिशिएंट यानी कितना अच्छा है, आपके काम करने का तरीका कितना अच्छा है। देखो, आपके काम करने का तरीका ऐसे जज किया जाता है कि आपका ITR क्या है। ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अगर आपका ITR हाई है, अगर आपका ITR हाई है, इसका मतलब आप बहुत जल्दी स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर देते हो, यानी आपकी दुकान में जब माल आता है ना, आप बहुत जल्दी उसको बेच देते हो और उसे कैश में भी कन्वर्ट कर लेते हो, यानी आपका पैसा ज्यादा अटकता नहीं है। ये तो आया माल, स्टॉक जमा हुआ दुकान में और आपने उसको बेच भी दिया, यानी आपकी ITR बहुत हाई है। अगर आपकी ITR हाई है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा कम रहेगी, क्योंकि आपका पैसा स्टॉक में अटकेगा नहीं, क्योंकि आपने बहुत जल्दी स्टॉक को कन्वर्ट कर लिया सेल्स में। अगर किसी की ITR ज्यादा होती है, बोलो ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका मतलब कितनी जल्दी आप स्टॉक को, दुकान के माल को बेच देते हो। अगर आपकी ITR ज्यादा है यानी आप बहुत जल्दी माल बेचते हो, आपका पैसा स्टॉक में नहीं अटका, वो तो कैश आ गया, उसकी जगह पैसा आ गया, यानी आपकी ITR अगर ज्यादा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। एक और रेशो होती है TRTR, इसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसका मतलब ये होता है कि आपने माल उधार में बेच दिया, मना नहीं है, लेकिन आप कितनी जल्दी पैसा रिकवर करोगे। आप बेचो उधार में लेकिन जल्दी से पैसा भी तो रिकवर करो, ये होता है TRTR। अगर आपके TRTR का वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी बहुत जल्दी पैसा निकलवा लेते हो आप लोगों से, बेचोगे उधार में लेकिन बहुत जल्दी पैसा भी निकलवा लोगे, तो यानी आपके पास कैश हमेशा रहेगा, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम, क्योंकि आपकी TRTR ज्यादा है। एक बार और बोल देता हूं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी जल्दी आपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करा और पैसे ले लिए। रॉ मटेरियल आया, माल आया, फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, बेचा और पैसे ले लिए, यानी कितने बढ़िया तरीके से आप अपने रिसोर्सेस को यूज करते हो। इट कैन बी जज्ड बाय 2 फैक्टर्स। फर्स्ट ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यानी कितनी जल्दी स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट किया। सेकंड TRTR, कितनी जल्दी
उधारी रिकवर करी, यानी टीआर यानी उधार में बेचो, बनाओ लोगों को डेटर, लेकिन कितनी जल्दी उनसे पैसे की रिकवर कर ली। अपन कर रहे हैं C² S² पगली नॉब, नॉब में भी लास्ट है, ये रहा बिजनेस साइकिल। देखो सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, इसको बोलते हैं, इट मींस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन ट्रेड साइकिल। बिजनेस उतार चढ़ाव, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन यानी कभी ऊंच है तो कभी नीचे, यानी कभी बूम है तो कभी रिसेशन है, ये होता है बिजनेस साइकिल। लाइफ में बूम भी है तो रिसेशन भी है। बूम का मतलब होता है कि अभी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत माल बन रहा है बूम में। बूम का मतलब बहुत प्रोडक्शन होना। इस समय एक बिजनेसमैन को की कैश रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, गले में पैसा चाहिए, उसके डे टू डे के खर्चे बढ़ जाते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज होती है बूम। इसका मतलब उसने बहुत पैसा स्टॉक में लगा रखा है, समझ में आ रहा है, यानी उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बूम में बहुत ज्यादा होती है। बूम मतलब प्रोडक्शन ज्यादा, यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। मुझे गले में कैश चाहिए, मैं और लेबर हायर करूंगा, मैं उनको सैलरी भी दे दूंगा, मेरी दुकान में स्टॉक भरा हुआ है, मेरी इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। बूम मतलब खूब माल बनाना। रिसेशन वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा, बिल्कुल इसका उल्टा। रिसेशन उल्टी चीज होती है, हम प्रोडक्शन कम करेंगे, गले में इतना कैश भी नहीं चाहिए, रोज के खर्चे भी नहीं है, दुकान का स्टॉक भी पहले से कम कर लिया, यानी रिसेशन में हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, कम। टॉपिक खत्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये रही ट्रिक। देखो ध्यान से देखना बच्चों, C² S² PAGLI पगली, और ये रहा नॉब। 1 मिनट लगेगी, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्रेडिट रिसीव्ड, अगर आपको वो उधार में माल बेच रहा है, यानी क्रेडिट रिसीव्ड है, यस। अगर वो उधार में माल बेच रहा है तो आपको इतना पैसा रखने की जरूरत नहीं है खुद के पास, खुद के गले में इतना कैश मत रखो, क्योंकि वो उधार में बेच रहा है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई कम। आगे क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट रिसीव्ड, क्रेडिट अलाउड। C² क्या है, क्रेडिट रिसीव्ड, क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड उल्टा। अगर आप लोगों को उधार में माल बेच रहे हो तो आपका बहुत पैसा अटक गया, आपके गले में कैश नहीं है, आपकी उधारी खड़ी हो गई, तो आपकी खुद की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। सीजनल फैक्टर, देखो एक होता है डल सीजन और एक होता है पीक सीजन। अगर अभी पीक सीजन है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। पीक सीजन कब आता है, दिवाली के वक्त, जब जो पटाखे बेचते हैं तो दिवाली के वक्त उनका पीक सीजन होता है, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पीक सीजन में बढ़ जाती है और डल सीजन में कम हो जाती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप लार्ज स्केल व्यापारी हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, डे टू डे के खर्चे ज्यादा होंगे, कैश ज्यादा चाहिए होगा, दुकान में स्टॉक खूब रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन साइकिल, इसमें वो पढ़ाया था मैंने, पताशी वाला और डाइनिंग टेबल वाला। अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत फास्ट है, यानी आप पताशी वाले जैसे हो, बहुत जल्दी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, क्योंकि आपके गले में पैसा है, आपने जल्दी से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेच दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपका रॉ मटेरियल सप्लायर भरोसेमंद है, बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी आपको रॉ मटेरियल लाके दे देता है, तो भाई आपने अपनी अलमारियां क्यों भर रखी है रॉ मटेरियल से? कम रखो, कम इन्वेस्ट करो रॉ मटेरियल में, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। आपको पैसा नहीं चाहिए इतना रॉ मटेरियल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो रॉ मटेरियल वाले पे कि वो सप्लायर बोलते ही माल ला देगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, यस, लाइक टाटा, सोनी या कोई भी ब्रांड, अगर आप भी ब्रांड बनना चाहते हो और आप उसकी तरह ग्रो करते हो, आप एक्सपैंड करते हो, बिजनेस की और ब्रांचेस खोलते हो, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा होगी, हमेशा पैसा चाहिए होगा, डे टू डे के खर्चे भी बढ़ेंगे, दुकान में माल भी बढ़ाओगे, क्योंकि दुकान भी तो बढ़ गई, मल्टीपल ब्रांचेस खुल गई ना। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है, अगर मान लो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, आपका जैसा काम करने वाले एरिया में बहुत सारे लोग हैं, तो आप कैश रखोगे हमेशा हाथ में, आप उन दुकान में माल जमा करके रखोगे, खूब माल रखोगे, ताकि कस्टमर वापस ना जाए, आप ही के यहां उसको सब कुछ मिल जाए, आप उसको उधार में भी बेच दोगे, यानी आपका टीआर बढ़ जाएगा, आपका पैसा टीआर यानी ट्रेड रिसीवेबल डेटर की फॉर्म में अटक गया। तो अगर आपके कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपकी खुद की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। मैं तो शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि जल्दी आपको इससे लर्न हो जाए, एग्जाम में रिवाइज हो जाए। इन्फ्लेशन, यस, अगर अभी महंगाई है तो यानी लेबर रेट ज्यादा है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, रॉ मटेरियल भी महंगा पड़ रहा है, सिंपल, आपकी भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई।
नेचर ऑफ बिजनेस, ये इजी था। अगर आप ट्रेडर हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसमें मैंने ये बोला था आईटीआर और टीआरटीआर। आईटीआर का मतलब होता है कितनी जल्दी आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट, सॉरी आईटीआर का मतलब था कितनी जल्दी आपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट करा। आईटीआर का मतलब कितनी जल्दी आपने दुकान के माल को बेच दिया, और टीआरटीआर मतलब था कितनी जल्दी आपने डेटर्स से पैसे की रिकवरी कर ली। अगर ये दोनों बहुत ज्यादा है, यानी आप बहुत जल्दी माल को बेच देते हो, यानी आप बहुत जल्दी लोगों से पैसा निकलवा लेते हो, तो आपकी खुद की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? कम। क्या है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? कम। बिजनेस साइकिल, ये पढ़ा अभी कि अगर अभी इकोनॉमी में बूम है, यानी बहुत माल बना रहे हैं, सब लोग बहुत प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबके डे टू डे के खर्चे बढ़ रहे हैं, सबका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बूम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन अगर मार्केट में रिसेशन है तो माल ही नहीं बनाना लोगों को, तो लोगों की पैसे की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। डन? आया? क्या पढ़ा? सी स्क्वायर एस स्क्वायर पगली नॉब, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सी स्क्वायर एस स्क्वायर पगली नॉब। चलो बेटा फोटो ले लो इसकी आप। आओ बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लर्न करें। सबसे पहली डेफिनेशन है डिफाइन वर्किंग कैपिटल। मेरे साथ बोलना, मैं लर्न करा दूंगा अभी। डिफाइन वर्किंग कैपिटल, इट मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट। बस हो गया। अमाउंट जो कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना रुपया इन्वेस्ट कर रखा है करंट एसेट्स में। बोलो, वर्किंग कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट। हो गया। सेकेंड डेफिनेशन, डिफाइन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला है, बस वो लिखे ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हो गया। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये रहा वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन। देखो पढ़ो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ कंपनी इन इट्स करंट एसेट, खत्म। करंट एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी हटा दो। अब अपन इधर समझेंगे करंट एसेट क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या होता है। मेरे साथ बोलो, करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिन्हें अपन एक साल के अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दे। कैश तो कैश, पैसा, और कैश इक्विवेलेंट यानी कैश का जैसा। कैश इक्विवेलेंट यानी समथिंग विच इज एग्जैक्टली लाइक कैश, यानी जिसे अपन बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, करंट एसेट की डेफिनेशन लर्न करते हैं। बोलो, दे रेफर टू दोज असेट्स which can be converted into cash or cash equivalent within a period of 1 year। ये वो असेट होते हैं जिन्हें हम कैश में या कैश इक्विवेलेंट में एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ये वो असेट है जिन्हें हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फर्म। ऐसे एसेट्स होना जरूरी है, इससे हमारी लिक्विडिटी स्ट्रांग रहती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हमारे हाथ में पैसा रहता है, हम किसी भी पेमेंट को करने के लिए रेडी हैं। लिक्विडिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसका मतलब पेमेंट पेइंग कैपेसिटी स्ट्रांग है। कोई भी खर्चा आया, रेंट का, बिजली का बिल आया, कुछ भी आया, लिक्विडिटी स्ट्रांग है, पैसा है, पे कर देंगे। अब करंट एसेट के कुछ एग्जांपल, कैश इन हैंड। बोलो बोलो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। डेटर, बिल रिसीवेबल। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटी, इसमें से 2-3 नाम लर्न होने चाहिए। एक और बार, करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फर्म, और इनके कुछ एग्जांपल्स लिखने। लास्ट डेफिनेशन इज अबाउट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारी वो लायबिलिटी होती है, हमारे वो पेमेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं। बोलो, दे रेफर टू आवर पेमेंट ऑब्लिगेशंस जो हमें एक साल के अंदर अंदर करने हैं। दे रेफर टू दोज पेमेंट ऑब्लिगेशंस विच हैव टू बी पेड विद इन 1 ईयर, विच आर ड्यू विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर मैंने अगर वो कर्जा चुका दिया एक साल से कम में, तो इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। इसके आप 3 एग्जाम्पल लिख देना बस, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप चाहो तो बेटा इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये टोटल 4 डेफिनेशंस है। आओ बच्चों वर्किंग कैपिटल के टॉपिक का एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करते हैं।
ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अमृत इज रनिंग अ ट्रांसपोर्ट सर्विस। अमृत ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है, यानी सर्विस इंडस्ट्री में है। या तो गुड इंडस्ट्री होती है, गुड्स से रिलेटेड, जिसमें एक इंसान ट्रेडर बनता है या मैन्युफैक्चरर बनता है, या सर्विस इंडस्ट्री होती है। अमृत सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। ही इज अर्निंग गुड रिटर्न्स बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू इंडस्ट्रीज। कोई मतलब की लाइन नहीं है, बस इतनी सी लाइन मतलब की है कि ये सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। गिविंग रीजंस, स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल बी लेस और मोर। ये है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसी कोई सर्विस, जैसे ट्यूशन सर्विस, जैसे बार अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करे तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है कम। आप लिख कर आना कम, एक रीजन लिख देना। इन्होंने बोला ना रीजंस दो, ये रहा रीजन दो, एक रीजन लिख देना कि इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों कम है। बिकॉज दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री। सर्विस इंडस्ट्री, जैसे मैं एक ट्यूशन सेंटर चला रहा हूं अगर मानो, या मेरा कोई सैलून है, या वेयर हाउसिंग जो मैंने बोला, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये ट्रांसपोर्टेशन, इनमें इन्वेंट्री नहीं होती। इनमें क्लोजिंग स्टॉक यानी अनसोल्ड गुड्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो एक रीजन है बस कि इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि इनका इन्वेंट्री ऑलमोस्ट है ही नहीं। दे डोंट हैव टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री। इन लोगों का पैसा अनसोल्ड स्टॉक की फॉर्म में अटका हुआ नहीं रहता, तो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हुई, कम हुई। आप ये आंसर लिखे आना एग्जाम में, ठीक है बेटा। आओ बच्चों, वर्किंग कैपिटल का एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन करें। रामनाथ इज इनटू द बिजनेस ऑफ असेंबलिंग एंड सेलिंग टेलीविजन। रामनाथ जो है वो टेलीविजन को बेचता भी है, टीवी बेचता भी है और असेंबल करता है। असेंबल यानी रामनाथ पक्का किसी से पहले रॉ मटेरियल लेता होगा, यानी टेलीविजन के कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स लेता होगा, फिर उन्हें असेंबल करके बेचता होगा। देखते हैं। रिसेंटली ही हैज अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी। रामनाथ जी ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की। क्या करी? ऑफ परचेजिंग द कंपोनेंट्स ऑन 3 months क्रेडिट, यानी ये उधार में खरीद लेता है। रामनाथ ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की खुद के लिए, बिजनेस के लिए, कि वो उधार में रॉ मटेरियल खरीदेगा, पैसे नहीं देगा। 3 month के उधार पे, 3 months मान लेगा और बोलेगा 3 महीने बाद पैसे दूंगा, इमीडिएटली नहीं दूंगा। और क्या करा? सेलिंग द कंप्लीट प्रोडक्ट इन कैश। भाई साहब, राम जी सही बिजनेस कर रहे हो। यू विल सेल द कंप्लीट प्रोडक्ट इन कैश। खरीदेगा उधार में लेकिन बेचेगा कैश में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विल इट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? हाँ भाई हाँ, रामनाथ जी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो कम हो जाएगी ना। जरूरत ही नहीं है इनको तो खुद को कैश गले में मेंटेन करने की, कोई नीड ही नहीं है। क्यों? दोनों रीजन इनके फेवर में है। पहला, सप्लायर को इमीडिएट पेमेंट देना नहीं है, उससे माल ले रहे हैं उधार में, तो इनकी जो नीड है ना कैश की, यानी वर्किंग कैपिटल की जो नीड है, कैश की जो नीड है, वो तो कम हो गई, क्योंकि पेमेंट तो देना ही नहीं है ना इमीडिएटली। बल्कि ये तो कैश में बेच रहे हैं, उससे कैश आएगा ज्यादा और जाएगा बहुत धीरे धीरे। तो कभी भी किसी इंसान को इमीडिएटली कैश किसी को नहीं देना हो और बल्कि कैश आए जा रहा हो, तो अपन बोलेंगे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम है, क्योंकि आपके पास पैसे की व्यवस्था है। You can say the receipt of cash is more. The receipt of cash is more than the payments that you have to make. देखते हैं, ये लिखा है इसमें मैंने, आप इसका ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों, ये वर्किंग कैपिटल का नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आओ इसको समझें और लर्न करें। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, पहले इतना पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस मतलब इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। हमारे करंट असेट्स की क्या वैल्यू है, हमारे पास कितना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकी क्या वैल्यू है। हमारे पास डे टू डे खर्चे, वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है हमारे डे टू डे खर्चे करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है, या पैसे जैसे असेट्स हैं, यानी करंट असेट्स की वैल्यू क्या है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस अफेक्ट
लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल का क्या इंपैक्ट है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसे समझाना है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट्स कमाना। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब होता है, अगर मैं बोलता हूं मेरी लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब मेरे पास काफी अच्छे करंट असेट्स हैं, मेरे पास कैश या कैश के जैसे असेट जो जिन्हें बोलते हैं अपन डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये काफी है। मेरी लिक्विडिटी स्ट्रांग है मतलब अगर मेरे सिर पे कोई भी इमीडिएट पेमेंट आ गया, बिजली का बिल आ गया, रेंट आ गया, स्टाफ की सैलरी आ गई, तो मेरे पास करंट असेट्स है जिन्हें मैं कैश में जल्दी से कन्वर्ट कर लूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा और मैं मेरे सारे पेमेंट्स टाइम पे दे दूंगा। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। वापस बोल रहा हूं, लिक्विडिटी स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि अगर मेरे सिर पे कोई भी पेमेंट आएगा तो मेरे पास सफिशिएंट करंट असेट्स हैं जिनके थ्रू मैं ये पेमेंट कर दूंगा। क्लियर? अब इसको समझाता हूं मैं इसका आंसर कैसे लिखना है। पहले तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, 4 पॉइंट्स में इसका आंसर लिखकर आना। फर्स्ट पॉइंट लो, मैं लर्न कर रहा हूं, बोलो मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट में वर्किंग कैपिटल का मतलब लिख देना। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट। ये आ गया, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, यानी कितना पैसा मैंने करंट असेट्स में लगा रखा है। मेरे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी की क्या वैल्यू है। ये वो असेट होते हैं, सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, ये करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिन्हें मैं 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लूंगा। या तो ये कैश है या कैश के जैसे असेट है। करंट असेट क्या होता है? या तो कैश या बैंक बैलेंस, या ऐसे असेट जैसे डेटर, बीआर, स्टॉक जिन्हें मैं बहुत जल्दी यानी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लूंगा और मेरे सिर पे अगर कोई भी पेमेंट आया तो मैं टाइम से वो पेमेंट कर दूंगा। तो आई अग्री कि वर्किंग कैपिटल यानी मेरे करंट असेट्स प्रोवाइड मी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में के पॉइंट में मैं फेवर में हूं कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करो अगर आपको अपनी लिक्विडिटी मजबूत करनी है तो। लिक्विडिटी यानी पेमेंट को टाइम पे देना, जो भी पेमेंट है उसे टाइम पे दे देना, ये लिख देना। सेकंड पॉइंट, अब प्रॉफिटेबिलिटी देखो, वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट नहीं, करंट असेट। करंट असेट कभी भी प्रॉफिट में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सॉरी। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो आपको फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अपन इसमें लिखकर आएंगे कि सॉरी भाई, करंट असेट्स यू कंट्रीब्यूट ओनली अ लिटिल बिट टुवर्ड्स माय अर्निंग्स, यानी तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है मेरे प्रॉफिट्स पे वो थोड़ा बहुत है। तुम करते हो कंट्रीब्यूट, आई अप्रिशिएट कि तुम मेरे पास हो, लेकिन प्रॉफिट्स में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यानी मेरी अर्निंग्स इंक्रीज करने में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन एक लिमिटेड लेवल का है। इसके लिए मुझे ज्यादा किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? फिक्स्ड असेट में। ये लाइन लिखना, ये रहा, बट दे आर कंसिडर्ड लेस प्रॉफिटेबल देन फिक्स्ड असेट, दे प्रोवाइड लिटिल यानी लो रिटर्न। लास्ट लाइन, एक लाइन लिखनी है कंक्लूजन में, वो ये है कि सो वी शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी हमें इन दोनों को बैलेंस में रखना है, इन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। इसका मतलब ये हिंट दे रहा है आपको, ये कह रहा है करंट असेट में भी इन्वेस्ट करो ताकि लिक्विडिटी स्ट्रांग रहे, और ये कह रहा है फिक्स्ड असेट में भी इन्वेस्ट करो ताकि प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग रहे। बस ये इसकी लास्ट लाइन है, ये रही। सो अ बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कहना चाहता है अ बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक बिटवीन करंट असेट एंड फिक्स्ड असेट। तो क्या लिखोगे? वर्किंग कैपिटल, यू कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स माय लिक्विडिटी बट अ लिटिल बिट टुवर्ड्स माय प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको इस सेकंड वीडियो में वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ हो, इसका कंसेप्ट, इसके फैक्टर्स और इसके बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सेकंड वीडियो वाज अबाउट वर्किंग कैपिटल डिसीजन। थर्ड वीडियो में क्या आने वाला है बताऊं? आप बताओ पहले। एक शेयर होल्डर जो होता है कंपनी में जब पैसा इन्वेस्ट करता है, बदले में उसी कंपनी से क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए शेयर होल्डर को? डिविडेंड। सो थर्ड वीडियो विल बी अबाउट डिविडेंड डिसीजन। अब जाने से पहले बस मुझे एक बार ये देखना है कि आपको याद है क्या वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको क्या ट्रिक लर्न कराई थी, बताओ। मैंने आपको लर्न कराया है सी स्क्वायर एस स्क्वायर पगली नॉब।
फर्स्ट वीडियो में अपन ने 15 हेडलाइंस कवर करी, इस वीडियो में अपन ने 12 हेडलाइंस कवर करी। आप गिने ने 12 है टोटल, इट काउंट्स डाउन टू 27 एनसीईआरटी हेडलाइंस आपको लर्न हो गई। अब डिविडेंड डिसीजन की क्या ट्रिक है, इसमें भी तो कोई ट्रिक लाया हूंगा मैं। इसकी ट्रिक है एस की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर LGT। डिविडेंड डिसीजन में अपन पढ़ेंगे एस की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर LGT। अभी क्या पढ़ा था, सी स्क्वायर एस स्क्वायर पगली नॉब, बोलो सी स्क्वायर एस स्क्वायर पगली नॉब। अब क्या पढ़ेंगे, एस की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर LGT। ये टोटल 11 हेडलाइंस है। कितनी, 11। इनको ऐड करोगे तो टोटल आपकी 38 एनसीईआरटी की हेडलाइंस 3 वीडियो में कवर हो जाएगी। ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो बंद मत करना, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूं। आप अगर ये सोचते हो कि आपको बीएसटी एज इट इज एनसीईआरटी या किसी रिफ्रेशर से लर्न करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान सुनो, नहीं है ऐसा। बहुत अच्छी चेकिंग होती है बोर्ड्स में। अगर आप सही आंसर, एक्यूरेट आंसर अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखोगे, मार्क्स मिलेंगे। हाँ, आपको हेडलाइंस बिल्कुल क्लियरली लर्न होनी चाहिए, लेकिन अंदर का कंटेंट ढंग से समझा हुआ होना चाहिए। इसके लिए अगर आपको नीड पड़ती है तो आप ये वीडियो 2, 3, 4 बार देखो, आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।